हेलो दोस्तों। अपने अलमारी से एक कॉटन टी शर्ट निकालो और उसके कॉलर के अंदर स्टिच छोटे से टैग को देखो। चांसेस है उस पर शायद मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम लिखा होगा। इस बात के चांसेस काफी कम है कि उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। ये काफी अजीब बात है। हमारे पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा जमीन कॉटन उगाने में लगी हुई है। लगभग किसी भी देश से ज्यादा स्पिंडल्स चल रहे हैं और जितने ज्यादातर देशों के सिटीजन्स हैं उससे ज्यादा हमारे पास टेक्सटाइल वर्कर्स हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्केल में बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। 4.5 करोड़ लोग इसमें डायरेक्टली काम करते हैं और कई करोड़ और लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इस पर डिपेंड करते हैं, खासकर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के छोटे शहरों में जहां फॉर्मल इंडस्ट्रियल काम मिलना मुश्किल है। ये सेक्टर हर साल एक्सपोर्ट अर्निंग्स में लगभग $37 बिलियन लाता है। जब ये स्लो होता है तो इसका इफेक्ट पूरे इकोनॉमी में दिखता है और फिर भी ये आपके अलमारी के अंदर की टी शर्ट नहीं बनाता। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में वैल्यू कैसे बनता है। उसके बाद हम कॉटन और सिंथेटिक फैब्रिक के बीच कुछ जरूरी डिफरेंसेस समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ कौन से चैलेंजेस फेस करता है। एंड में हम ये देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या बदल रहा है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि हम दुनिया के क्लोजेट से क्यों मिसिंग हैं, सबसे पहले उस चेन को समझना होगा जो एक कॉटन फील्ड को एक फिनिश टी शर्ट से कनेक्ट करती है। ये एक ऐसी वैल्यू चेन है जो 5 स्टेजेस से होकर जाती है। ये सब रॉ फाइबर से शुरू होता है, या तो एक फार्म से कॉटन या एक केमिकल प्लांट से सिंथेटिक्स। ये फाइबर पहले एक स्पिनिंग मिल में जाता है जहां इसे क्लीन, कोम्ब और यार्न में ट्विस्ट किया जाता है। वो यार्न फिर एक वीविंग यूनिट में भेजा जाता है जहां वो क्लॉथ बनता है। इस पॉइंट पर क्लॉथ का कलर एक न्यूट्रल बेज होता है। इससे पहले कि ये कोई और ऐसी चीज बने जिसे आप पहनना चाहें, इसे एक डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट में भेजना होगा जहां इसे ब्लीच, वॉश और कलर किया जाता है। फाइनली वो कलर्ड क्लॉथ एक गारमेंटिंग यूनिट में पहुंचता है जहां वर्कर्स इसे कट और स्टिच करके क्लोथिंग बनाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉटन फैब्रिक कैसे बनता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को जरूर चेकआउट करना। इनमें से हर स्टेज पर ये वैल्यू पिकअप करता है। 1 किलो रॉ कॉटन लगभग 170 रुपीज का होता है। अपनी इस पूरी जर्नी में ये 2 से 3 फिनिश गारमेंट्स बनाता है जिसका वैल्यू 800 से 1000 रुपीज का होता है। मतलब ये एक 5 से 6 गुना का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ज्यादातर अप्रिसिएशन सबसे लास्ट स्टेज पर होता है, मतलब गारमेंटिंग में। ये वो जगह भी है जहां सबसे ज्यादा ह्यूमन लेबर आता है। इस पॉइंट तक चीजें ज्यादातर मैकेनाइज्ड होती है जहां स्पिनिंग मिल्स और वीविंग यूनिट्स काम करती हैं। लेकिन गारमेंटिंग लगभग पूरी तरह से मैनुअल है। स्यूइंग मशीन्स पर सैकड़ों वर्कर्स हर एक पीस को हाथ से असेंबल करते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक्स लेबर कॉस्ट और स्किल से ड्रिवन होती है, मशीनरी से नहीं। और हमारी प्रॉब्लम यहीं पर है। इंडिया अर्लियर स्टेजेस में जेन्युइनली स्ट्रांग है। हम 43 मिलियन से ज्यादा एक्टिव स्पिंडल्स चलाते हैं और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट स्पिनिंग हब हैं। पर हम गारमेंटिंग में वीक हैं और ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है और जहां ज्यादातर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। हम यहीं पर फंसे हुए हैं। ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर लगभग 20 सालों से मुश्किल से बदला है। उसी दौरान बांग्लादेश 2.2% से लगभग 10% पर चला गया। वियतनाम 1% से लगभग 8% पर चला गया। दोनों देश 2000 में हमसे पीछे थे। तो हम इतने फंसे हुए क्यों हैं? ये 2 फैक्टर्स का आउटकम है। एक, वो फाइबर जिस पे हमने अपनी इंडस्ट्री बिल्ड की है, और 2, स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजंस जिन्होंने हमारी फैक्ट्रीज को छोटा रखा है। देखो, क्लोथिंग 2 तरह के फाइबर से बनती है, कॉटन या मैनमेड फाइबर्स या एमएमएफ। कॉटन फार्म से आता है। इसकी सप्लाई वेदर्स, हार्वेस्ट और पेस्ट साइकिल्स के साथ बदलती है। मैनमेड फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन या विस्कोस केमिकल प्लांट से आते हैं। ये पूरे साल एक प्रेडिक्टेबल कॉस्ट पर ही चलते हैं। पिछले 20 सालों में फास्ट फैशन, एक्टिव वेयर और एथलीजर ने सिंथेटिक क्लोथ की तरफ एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट को ड्राइव किया है। ग्लोबली किसी भी पर्पस के लिए आज कंज्यूम होने वाले सारे फाइबर का 70% मैन मेड है। जब अपैरल की बात स्पेसिफिकली आती है तब भी कॉटन और सिंथेटिक्स लगभग बराबर हैं। वहीं इंडिया ने कॉटन को पकड़ कर रखा हुआ है। हम जो यार्न बनाते हैं उसका 60% कॉटन है। इसने हमें दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन यार्न एक्सपोर्टर बना दिया है। पर हम ग्लोबल मैनमेड फाइबर ट्रेड में कहीं आसपास भी नहीं है। और ये सिचुएशन सिंथेटिक फाइबर के साथ काम करने वाले किसी के लिए भी एक स्ट्रक्चरल टैक्स प्रॉब्लम से और भी ज्यादा मुश्किल होता है। एमएमएफ फाइबर पर 18% टैक्स है और यार्न पर 12%। वहीं इसे वीव होने वाले फैब्रिक पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है।
अगर आप सिंथेटिक यार्न या फाइबर बनाना चाहते हैं तो आपको अपफ्रंट हायर रेट पे करना होगा और रिफंड के लिए महीनों वेट करना होगा, जिससे सिस्टम में करोड़ों का वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाता है। ये वैल्यू चेन में किसी के लिए भी एक कांस्टेंट ड्रैग है। हमारे कॉटन के साथ भी अलग प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन ग्रोइंग एरिया है, पर हमारी यील्ड्स ग्लोबल एवरेज के लगभग आधे पर चलती है। लगभग 12 सालों के लिए हमारी यील्ड्स मैसिवली इंप्रूव हो रही थी, पर 2015 में गवर्नमेंट ने बायोटेक कंपनीज के सीड प्राइसेस पर एक अपर लिमिट या कैप लगा दिया। इसने उनके लिए इंडिया के लिए बेटर वैरायटीज डेवलप करने का कोई भी इंसेंटिव खत्म कर दिया और हमारी प्रोग्रेस रुक गई। प्रोडक्शन लेवल्स गिर गए क्योंकि पेस्ट्स ने एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स पे अडाप्ट कर लिया था। डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस अब एक ही साल में 18 to 20% स्विंग करती हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम स्पिनिंग मिल्स और वीवर्स के लिए बहुत वॉलेटिलिटी होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का भी इसमें काफी बड़ा हाथ है। 2000 तक इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे गारमेंटिंग सेक्टर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रखा था। ये अच्छा चाहते थे, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आर्टिसंस को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये हुआ कि कई डेकेड्स तक इंडिया में कोई भी एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री बिल्ड नहीं कर सका। वहीं चाइना और वियतनाम ने 1990s का समय मैसिव इंटीग्रेटेड हब्स बनाने में बिताया, जहां स्पिनिंग, वीविंग और स्टिचिंग एक ही रूफ के अंडर बहुत बड़े स्केल पर होते थे। जब तक इंडिया ने रेगुलेशंस कम किया, वो पहले ही हर बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ डीप रिलेशंस बिल्ड कर चुके थे, जबकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर्टिसनल ही बनी रह गई। लेकिन डीरेगुलेशन के बाद भी हमारे लेबर लॉज ने ग्रोथ को पीनलाइज किया। हमारे लेबर लॉज के अंडर एक बार जब एक फैक्ट्री 100 वर्कर्स को क्रॉस करती थी, तो उन वर्कर्स को सिर्फ गवर्नमेंट परमिशन के साथ ही फायर किया जा सकता था। एक डाउनटर्न के दौरान हेडकाउंट कम करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, बल्कि फैक्ट्री ओनर्स ने जानबूझकर इसे अवॉइड करने के लिए खुद को छोटा रखना चुना। आज 80% से ज्यादा इंडियन अपैरल फैक्ट्रीज MSMEs हैं, जो छोटे टुकड़ों में फैले हुए हैं। वो बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स नहीं ले पाते हैं जिनकी ग्लोबल ब्रांड्स को जरूरत होती है। गुजरात में उगाया गया कॉटन तमिलनाडु में स्पिन होता है और महाराष्ट्र में जाके वीव हो सकता है। ये सब एक ब्रोकन लॉजिस्टिकल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे ज्योग्राफी में हर एक हैंड ऑफ से कॉस्ट और टाइम बढ़ता है। इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपने मेन कंपटीटर्स के मुकाबले स्लोअर और महंगे होते हैं। टाइट इन्वेंट्री साइकिल्स मैनेज करने वाले एक ब्रांड के लिए स्पीड की ये कमी एक प्रॉब्लम है। वहीं बांग्लादेश जैसे देशों ने लेबर कॉस्ट पर हमें अंडरकट करना शुरू कर दिया। हमारे गारमेंट वर्कर्स एवरेज में लगभग $200 अ मंथ कमाते हैं, वहीं बांग्लादेश में वो लगभग $120 अर्न करते हैं। ये 67% का वेज प्रीमियम उन वॉल्यूम ड्रिवन ऑर्डर्स के लिए एक कंसिस्टेंट ड्रैग है जो फास्ट फैशन ब्रांड्स प्लेस करते हैं। पिछले 20 सालों के ज्यादातर समय के लिए इंडिया के पास ग्लोबल अपैरल ट्रेड में घुसने के कंडीशंस थे ही नहीं। चाइना ने इंडस्ट्री को डोमिनेट किया, हमें साइज और ऑर्गेनाइजेशन पर बीट करते हुए। बांग्लादेश ने हमें कॉस्ट पर बीट किया। हम इन सब के बीच में दब गए थे, लेकिन अब शायद एक शिफ्ट आ सकता है। चाइना ग्लोबल अपैरल ट्रेड से धीरे धीरे निकल रहा है। चाइना का लगभग 80% डोमेस्टिक कॉटन जिनजियांग रीजन से आता है और 2021 में यूएस ने एक लॉ पास किया जो फोर्स लेबर कंसर्न्स को साइड करते हुए जिनजियांग कॉटन से बने गुड्स के इंपोर्ट्स को इफेक्टिवली बैन करता है। इसने ग्लोबल ब्रांड्स को चाइनीज सप्लाई चेन्स के बारे में कॉशियस बना दिया, टैरिफ ग्राउंड्स पर भी और कंप्लायंस और रेप्यूटेशनल ग्राउंड्स पर भी। ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट्स में चाइना का शेयर एक डेकेड पहले के लगभग 37% से गिरकर आज लगभग 27% हो गया है। ब्रांड्स एक्टिवली कहीं और देख रहे हैं। बांग्लादेश उस शिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा था, लेकिन हाल ही में ये मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर में है। 2024 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस ने गवर्नमेंट में एक वायलेंट चेंज को फोर्स किया, जिससे बायर्स एक कंट्री में बहुत ज्यादा सोर्सिंग कॉन्सेंट्रेट होने के बारे में और ज्यादा नर्वस हो गए। मीनवाइल बांग्लादेश की एनर्जी सिचुएशन भी बिगड़ गई है। देश इंपोर्टेड LNG पर हेवीली डिपेंड करता है, जिसकी कॉस्ट बढ़ गई है। ग्रिड फेलियर्स फैक्ट्री आवर्स को कम कर रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट ने हाल ही में लोकल केमिकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंथेटिक फाइबर इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज भी इंपोज की, जिससे उनके अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए यार्न कॉस्ट बढ़ गई, और वो भी तब जब उन्हें सिंथेटिक्स पर शिफ्ट करने की जरूरत थी। और तो और बांग्लादेश का ट्रेड एक्सेस भी 2029 से नैरो हो जाएगा। EU करंटली एवरीथिंग बट आर्म्स नाम की एक स्कीम के अंडर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या LDC क्लासिफाइड देशों को जीरो इंपोर्ट टैरिफ्स देता है। ये एसेंशियली दुनिया के सबसे गरीब नेशंस को उनके एक्सपोर्ट्स को compete करने में मदद करने के लिए एक गिफ्ट जैसा है। बांग्लादेश एक LDC जैसे क्वालिफाई करता है। यही वजह है कि इसके गारमेंट्स यूरोपियन स्टोर्स में कुछ भी पे किए बिना पहुंच जाते हैं, जबकि इंडियन गारमेंट्स को 9 to 12% टैरिफ फेस करना पड़ता है। लेकिन इस स्कीम की सक्सेस ने बांग्लादेश को इतना वेल्दी बना दिया है कि अब UN चाहता है कि वो LDC स्टेटस से निकल जाए।
अभी के लिए इसके पास एक 3 ईयर एक्सटेंशन है जो नवंबर 2029 तक चलेगा, लेकिन उसके बाद ये अपना जीरो टैरिफ बेनिफिट लूज कर देगा जब तक ये जीएसपी प्लस नाम के एक दूसरे ईयू स्कीम के लिए क्वालिफाई ना कर ले, जो उन डेवलपिंग कंट्रीज को पार्शियल ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफर करती है जो कुछ लेबर राइट्स और गवर्नेंस कंडीशंस को मीट करते हैं। अभी तक तो कोई नहीं जानता कि बांग्लादेश क्वालिफाई करेगा कि नहीं, बट आगे ये देखने वाली बात हो सकती है। वहीं इंडिया ईयू के साथ एक फुल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। अगर वो डील सेम समय के आसपास क्लोज होती है तो इंडियन गारमेंट्स पहली बार जीरो टैरिफ पर ईयू में एंटर कर सकते हैं, ठीक तभी जब बांग्लादेश अपना प्रेफरेंशियल एक्सेस लूज कर रहा होगा। यूएस में इंडिया ने मिड 2025 में पीक पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के हाई टैरिफ्स फेस किए थे, जबकि हम इन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। अभी के लिए टैरिफ रेट 10% पर सेट है और गवर्नमेंट एक्टिवली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी पुश कर रही है। अब डेवलपमेंट में 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स हैं जिसका बजट 4,445 करोड़ रुपीस है, जिन्हें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और गारमेंटिंग को एक ही रूफ के अंडर कोलोकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये काम करता है तो ये फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है और उस लीड टाइम गैप को भी जिसने हमें हमेशा के लिए पीछे रखा था। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश को ग्लोबल स्केल पर रिप्लेस कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।